So friends, today we will discuss GST on notice pay recovery and we'll discuss important update with respect to GSTR9C form update. So let's start and discuss. First of all, meaning of notice pay. Guys, आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको एम्प्लॉइज जो एग्रीमेंट होता है, ऑफर लेटर होता है, उस पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब डेजिग्नेशन कि आप जब भी जॉब छोड़कर जाओगे तो आपको 2 महीने का, 15 दिन का, 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। और अगर आप वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो तो एम्प्लॉयर आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं नोटिस पे रिकवरी। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब एम्प्लॉयर ने ये अमाउंट चार्ज कर लिया, विल दैट बी कवर्ड अंडर जीएसटी और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को? इफ यस, तो किस बेसिस पर, और अगर हाँ करना है तो कैसे चार्ज करना है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा है? इफ एम्प्लॉई फेल्स टू सर्व देन द सिक्योरिटी अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है और कई बार एम्प्लॉयर उस अमाउंट को भी फॉरफिट कर लेता है अगर वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता, यही लिखा हुआ है। और अमाउंट विच कुड बी अ पार्ट ऑफ सैलरी would be withheld by the organization as notice period pay. Now schedule 2 CGSTR 2017 ये आपको स्पेसिफिकली बताता है कुछ एक्टिविटीज जो गुड्स है और सर्विस है। इसी में एक एक्टिविटी बताई गई है agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act has been specifically stated to be a service in the schedule। मतलब ये सर्विस टैक्स के टाइम पर भी यही था, डीम्ड सर्विस मानते थे इसको। सीजीएसटी में भी स्पेसिफिकली बोला है कि इसको हम सर्विस मानेंगे शेड्यूल 2 में। अब अगर मैं एम्प्लॉयर के केस की बात करता हूँ नोटिस पीरियड की, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को अलाउ कर रहा है कि ठीक है नोटिस पीरियड सर्व मत कर बट ये अमाउंट मुझे दे दे। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एक किस्म से टॉलरेट कर रहा है एम्प्लॉय के एक्ट को। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर इस चीज को टॉलरेट कर रहा है और ये इसको क्या बोला गया सीजीएसटी एक्ट में? सर्विस बोला गया, डीम्ड सर्विस बोला गया। टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। नाउ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। सिंस दिस सर्विस इज द डीम्ड सर्विस एज पर सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 2, तो जो आप अमाउंट रिकवर कर रहे हो फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु क्विट्स विदाउट सर्विंग एग्रीड पीरियड, इसको टैक्सेबल होना चाहिए जीएसटी में। बट कुछ लोग व्यू क्या करते हैं, इन एक्चुअल देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अमाउंट तो चार्ज कर रहा है बट कोई वो सर्विस थोड़ी दे रहा है, इसलिए जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ व्यूज लेते हैं। बट कुछ लोग इसको कवर करते हैं डीम्ड सर्विस में। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अनदर व्यू कि सिंस शेड्यूल 3 में गाइस क्या लिखा हुआ है, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। किसमें बोला है? शेड्यूल 3 में। कौन सी सर्विस को बोला है कि ना वो गुड्स है और सर्विस है? सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, उसको बोला है। एग्जम्पशन किसकी है? एग्जम्पशन इज फॉर सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एंड नॉट फॉर सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। और नोटिस पीरियड के पे के केस में सर्विस, डीम्ड सर्विस कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। कैसे देता है? वो टॉलरेट कर रहा है एम्प्लॉय के एक्ट को। तो एग्जम्पशन जो यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वो तो माफ है। बट जो सर्विस देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो माफ नहीं है, लाइक टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एंड एज पर माय व्यू पॉइंट दिस इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 2 सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी शैल बी लेविड बेसिस डिक्लेयर्ड सर्विस डेफिनेशन। अब कैलकुलेशन कैसी होगी? सपोज करो आपकी पर मंथ सैलरी है 50,000, तो हम अब कैसे निकालेंगे जीएसटी? 50,000 के ऊपर लगाएंगे जीएसटी या इसे मानेंगे कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 50,000। तो आप क्या करोगे? 50,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, इससे आपका जीएसटी का अमाउंट निकलेगा। 9 ये आपका जीएसटी की लायबिलिटी आ गई, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? दैट विल बी डिटरमिन्ड बेसिस एम्प्लॉयर लोकेशन एंड एम्प्लॉय लोकेशन। एम्प्लॉयर की लोकेशन क्या हुई? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन होगी। और एम्प्लॉय की लोकेशन क्या देखोगे? Employee location means where he is currently residing, that is address saved in employer database। Suppose करो एम्प्लॉय का आधार है हरियाणा का बट वो जॉब कर रहा है महाराष्ट्र में, तो जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास एड्रेस कौन सा होगा? नो डाउट परमानेंट एड्रेस उसका हरियाणा का भी होगा, बट जहां पर अभी वो करंटली रिसाइड कर रहा है, मतलब रह रहा है महाराष्ट्र में, तो एम्प्लॉय का जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय की लोकेशन आपको महाराष्ट्र की देखनी पड़ेगी, ना कि उसके हरियाणा की। यही लिखा है
employee location means where he is currently residing, that is address saved in employer database, जहां पर वो अभी currently रह रहा है। और as far as financial 17-18 annual return के रिगार्डिंग बात है, 9C के लिए फर्दर डेट एक्सटेंड करिए कि 21 दिसंबर को 9C आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल होंगी। पता नहीं, मुझे लगता है नेक्स्ट अपडेट यही आएगी कि इसको आपको फाइल नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है तो अच्छी बात होगी, बट टिल देन गाइस स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।